राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। हमारे खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आज बात करेंगे गुरुग्राम के सेक्टर 83 की लाइफस्टाइल होम सोसाइटी की समस्याओं की। लाइफस्टाइल सोसाइटी के लोगों के पास ना तो स्थायी रोड की कनेक्टिविटी है और ना ही सोसाइटी का अपना कोई रास्ता है। सोसाइटी के लोग सड़क, सीवरेज कनेक्शन, एटीपी के पानी की व्यवस्था और टोल प्लाजा की समस्याओं से भी खासे परेशान हैं। राम जी, मैं हूं संजय राठौर और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश वॉइस ऑफ गुरुग्राम। वॉइस ऑफ गुरुग्राम में हम मुद्दे उठाते हैं उन सोसाइटी के, उन लोगों के जो कि लगातार कहीं ना कहीं बिल्डर और प्रशासन के बीच पिसते नजर आते हैं और अपनी गुहार वो एसटीपी, डीटीपी सहित जिला उपायुक्त से लेकर सरकार तक अपनी गुहार लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं होता। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के सेक्टर 83 की लाइफस्टाइल होम सोसाइटी में, जहां आप देख रहे हैं सोसाइटी के तमाम जो लोग हैं मेरे साथ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं सोसाइटी के जो मुद्दे हैं वो आज ये तमाम लोग अपनी आपबीती इंडिया न्यूज हरियाणा के मार्फत बिल्डर और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। आखिरकार इन सोसाइटी के अंदर क्या क्या सबसे मेजर जो समस्या है मैं उन पर कहीं ना कहीं प्रकाश डालने का काम करूंगा और तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं मैं उन्हीं से जान लेता हूं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए और क्या क्या समस्या है आपकी सोसाइटी की है। नमस्कार सर, मैं मनोज सैनी हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सोसाइटी का। हमारी समस्या यही है कि 9 से 10 साल हो चुके हैं हमारी सोसाइटी को और 9-10 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, पर यहाँ पे मेंटेनेंस के नाम पे जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस और पुताई का काम, रंग रंगाई का काम नहीं हो रहा। हम काफ़ी रिक्वेस्ट कर चुके हैं हमारे एनवायरो से, वाटिका से, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और अब हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं सरकार को भी और एनवायरो, वाटिका, बिल्डर सबको कि सोसाइटी की मेंटेनेंस का ध्यान वो जरूर दें। रंग रंगाई और जो पुताई कि आप समस्या देख रहे हैं वही मेरा एक मुद्दा है। सर, कनेक्टिविटी किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट जो रास्ते हैं वो यहाँ बनाए गए हैं, स्थायी रास्ता कोई भी नहीं, अस्थायी रास्ते हैं, कभी भी उन पर जो लोग हैं वो अपना जो मालिकाना हक है वो ले सकते हैं। जी जरूर ले सकते हैं। बाकी जैसे इन्होंने बोला क्रिएटिविटी का तो ये बताएंगे, लेकिन जो मेंटेनेंस का बता रहे हैं, जिस हिसाब से मेंटेनेंस जारी है, कोई सफाई का ज़्यादा ख्याल रखा नहीं जा रहा। आप बाहर देखिए जहाँ स्कूल के बच्चे बसें आती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, गाय का गोबर रखा होता है और कोई सफाई वगैरह काम नहीं हो रहा है। इसको लेकर शिकायत आप लोगों ने की? हाँ, कई बार तो अभी आरडब्ल्यू की मीटिंग होगी जब उसमें रखना है, और वैसे उनको हम वर्बली कह चुके हैं। हाँ, तो बिल्कुल आरडब्ल्यूए के सामने तमाम समस्याएं हैं वो रखी जाएंगी और उसके बाद बिल्डर तक ये पहुंचेंगे। तमाम और लोग मेरे साथ हैं। किस तरीके के बदलाव अब सोसाइटी में आपको नजर आ रहे हैं जो बदलाव करने चाहिए, और जिस तरीके से टोल भी इस सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं एक नासूर बना हुआ है? सर, टोल तो है ही हमारा समस्या। पिछले 9 साल से सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि टोल सरकार एक वादे देती है हम लोगों को, फेक वादे होते हैं, बोलते हैं कि टोल हट जाएगा, टोल हट जाएगा, बट वो टोल अभी का अभी भी वही है। जिसपे जो कम्यूट है यहाँ से, जिनको साइबर हब जाना होता है, वो लोग या तो फिर गांव का रास्ता लेते हैं जो कि बिल्कुल जर्जर हालत में है, या फिर वो टोल के थ्रू जाते हैं जो कि उनको फिर महंगा पड़ता है। दूसरा मुद्दा है सर, ये हम लोग यहाँ पे अभी A1 टावर में रहते हैं, जिसमें हमारा अभी 100% ऑक्यूपेंसी हो गई है ओनर्स की। यहाँ पे फ्लैट बेचे जा चुके हैं वाटिका से, बट पिछले 5 साल से ओनर्स इसकी ओसी के लिए बोल रहे हैं वाटिका के एग्जीक्यूटिव मेंबर से। ईमेल के माध्यम से हम लोग पूछ रहे हैं कि ओसी कब आना है, क्या आना है, बट हर बार उनका यही रिप्लाई होता है कि अगले 3 महीने में आ जाएगी। वो 3 महीने करते करते ये 5 साल हो गए हैं, बट हम लोगों को आज भी ये नहीं पता है कि इस टावर की ओसी कब आएगी, जिसकी वजह से अभी भी हमारे आरडब्ल्यूए जो है वो पूरी सोसाइटी हैंड ओवर नहीं हुई है। जिस दिन ये ओसी आएगी तो उस दिन क्लेरिफिकेशन होगा कि कैसे हम लोगों को आरडब्ल्यू में हैंड ओवर होना है, क्या होना है। तो आज के दिन भी हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी रेज करी है वाटिका ऑफिस से कि हम लोगों को इसका सॉल्यूशन दें कि कैसे ओसी आएगी। सरकार को भी इसमें एक लॉस है, क्योंकि रजिस्ट्री हो नहीं पाएगी जब तक ओसी नहीं आएगी। तो सरकार को भी समझना चाहिए, वाटिका ग्रुप को भी समझना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसकी ओसी प्रोवाइड करें ताकि ओनर्स अपना रजिस्ट्री की तरफ बढ़ें। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है सर हमारी आज के टाइम पर। हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो निवेशक हैं वो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई वो बिल्डर के हाथ में सौंप देता है, और लेकिन जब वो गाड़ी कमाई दी जाती है, तमाम वादे बिल्डर के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो समस्या है वो जस की तस बनी रहती हैं। सर, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ जी, मैं संजय यादव और सेक्टर 82 से यहीं से निवासी हूँ। यादव साहब, जब कोई भी अपना आशियाना खरीदता है, तमाम वादे जो बिल्डर द्वारा किए जाते हैं, उसके बाद क्या ऐसा हो जाता है कि वो तमाम वादे बिल्डर भूल जाता है जब उसकी जेब में पैसा आ जाता है निवेशक? देखिए, होता क्या है कि बिल्डर जब
कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो बड़े बड़े सपने तो दिखाता है, फाइनली जाके जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो कहीं ना कहीं जो पैसा है वो शॉर्टफॉल पड़ता है बिल्डर को, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं इधर उधर खर्च कर चुका होता है। सेम जो अभी समस्या आई A1 टावर की, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में हूँ और रियल एस्टेट एक्सपर्ट की तरह आपके चैनल में कई बार आना रहा है, तो अगर एक्सपर्ट की तरह मैं राय दूं तो A1 का जो टावर है इसकी जो समस्या है वो EDC IDC को लेके है, क्योंकि इसके ड्यूज अभी तक लाइफस्टाइल होम्स में पेंडिंग चल रहे हैं सरकार की तरफ। जब तक ये ड्यूज कंप्लीट नहीं होंगे तब तक इसकी OC नहीं आएगी। तो बिल्डर्स ने हालांकि सभी बायर से यहाँ पर पैसे ले लिए हैं और गवर्नमेंट के ड्यूज क्लियर नहीं किए हैं, इसलिए ये OC अटकी हुई है। और इस तरीके की बतेरी समस्याएं आपको हर सोसाइटी में देखने को मिलेंगी। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन इस पर अपना स्टेप क्लियर करे, बिल्डर्स को गाइडलाइंस दे कि जल्द से जल्द ये सब अपने ड्यूज क्लियर करें, ताकि इस तरीके की समस्याएं ना हो, क्योंकि इन लोगों की रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही हैं और गवर्नमेंट को भी स्टैंप ड्यूटी नहीं मिल पा रही है। एक फ्लैट से करीब करीब 4 से 5 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी मिलनी है, ये डायरेक्ट लॉस गवर्नमेंट को भी है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी समझना होगा कि आपके हित की बात है, इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें। मिश्रा जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि समस्याओं का जो अंबार है वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल सोसाइटी के आसपास वो कहीं ना कहीं घूमता नजर आ रहे हैं। आवारा पशुओं की मैं बात कर लेता हूँ, टोल टैक्स की बात कर लेता हूँ जो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है, रोड कनेक्टिविटी की मैं बात कर लेता हूँ, STP सिस्टम की बात कर लेता हूँ। तो सर देखिए, जिस तरीके से हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट ने जिन जिन समस्याओं को अवगत कराया आपको, ये सारी हमारी, चाहे वो इंटरनल बात कर लीजिए चाहे एक्सटर्नल। इंटरनल हम फाइट कर रहे हैं बिल्डर के साथ और एक्सटर्नल हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फाइट कर रहे हैं। चाहे स्टेरी काउज का मुद्दा हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, कनेक्टिविटी, हर जगह रोड धीरे धीरे बननी शुरू हो गई है, लेकिन हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आधे किलोमीटर के पैच के बाद हमें कुछ ऐसा पैच मिलता है जो कि शायद लिटिगेशन में है और बिल्डर उस ज़मीन को एक्वायर नहीं कर पाया है। तो ये मुद्दा है। लाइट, जो बाहर हमारे मेन रोड पे लाइट जल रही हैं, उसकी मेंटेनेंस भी बिल्डर हमसे चार्ज कर रहा है। ये तो सबसे बड़ी विडंबना है कि उसके लिए हम एक्सटर्नल जगहों के लिए भी हम मेंटेनेंस पे कर रहे हैं। और बहुत सारे मुद्दे हैं जो मुद्दे हमारे लोगों ने हाईलाइट किए हैं, बट एंड ऑफ द डे हमारा यही कहना है कि जो बिल्डर, जिस चीज़ की जिम्मेदारी बिल्डर की बनती है उसको वो फुलफिलमेंट करे। जैसे कि मनोज सैनी जी ने बोला कि हमारा जो डेंट पेंट का काम है जो सोसाइटी के लेवल पे, वो किसी भी सोसाइटी, वाटिका इंडियन एक्स किसी भी सोसाइटी, इवन लाइफस्टाइल होम्स का भी वो नहीं करवा पा रहे हैं। तो बिल्डर को इन सब चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी उतना ही एक्टिवली, जैसा संजय यादव भाई ने कहा कि जो A1 टावर की OC नहीं है, उस OC को प्रोक्योर करने के लिए किस किस लेवल का बिल्डर का कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को उनको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाकर के फुलफिलमेंट करना चाहिए, ताकि रेवेन्यू लॉस सरकार का भी ना हो और जो लोग यहाँ पे परेशान हैं अपनी रजिस्ट्री को लेकर के, उनका भी भला हो सके। इन चीज़ों को लेकर कहाँ शिकायत आप लोगों ने अभी तक की है? देखिए, शिकायत हम गए थे जब PC मीणा जी जिस समय MCG कमिश्नर हुआ करते थे, तो उनके सामने एक बड़ा मतलब डेलीगेशन गया था। उस समय उन्होंने बोला, उनके चीफ इंजीनियर साहब भी थे, उस समय उन्होंने बोला कि इस A1 टावर की OC जो है वो लिंक है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के NOC की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का NOC नहीं आया हुआ, इसीलिए इसका OC नहीं आ रहा है। हालांकि संजय भाई ने जो अभी बोला कि EDC IDC का जो पेमेंट नहीं हुआ है उसकी वजह से OC नहीं आई है, तो हम गए हैं, जिस भी एडमिनिस्ट्रेशन DC गुड़गांव के मार्फत हो या फिर MCG के मार्फत हो, वो सारा का सारा हमने वहाँ डेलीगेशन, हमने एक रिटन लेटर दिया है, बट उसका किसी तरह से कोई जवाब नहीं आया। बाद में जब हम वाटिका बिल्डर के पास गए तो हमें पता चला कि ये मैप में ही नहीं है ये बिल्डिंग। तो हम लोग बहुत लॉस थे, लेकिन हाँ, लास्ट ईयर उसका समाधान हुआ कि सितंबर अक्टूबर में वाटिका, बाद में जब हम DTCP ऑफिस गए तो उन्होंने बोला हाँ जी अब ये मैप में आपकी आ चुकी है, बट कुछ पेंडिंग ड्यूज़ हैं जो संजय भाई ने बताया, जब तक वो पेंडिंग ड्यूज क्लियर नहीं होंगे हम इसका OC नहीं दे सकते। हालांकि वाटिका ने कमिटमेंट दी थी कि नवंबर में दे देंगे, तब भी मैंने लोगों को बोला था नवंबर में नहीं आएगी, फरवरी मार्च, अब अभी देखिए फरवरी भी आ गई, अब तक OC हमें नहीं मिली है। हाँ, तो बिल्कुल OC भी एक बड़ी समस्या है। 33 kVA मैं बात करूँ, एक यहाँ लगना था, यानी कि मल्टीपल लगने थे, लेकिन अभी तक एक लग पाया है। 500 से ज़्यादा परिवार इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं। कितनी परेशानी होती है, क्योंकि गर्मी का अब सीजन आ गया। जी सर, बिल्कुल। ये एक तो 33 kVA वाला एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम काफ़ी समय से उठा रहे हैं इनके प्रशासन से, बिल्डर से, लेकिन कहीं ना कहीं उसका समाधान हमें नहीं मिल पा रहा है। और उसका रिजल्टेंट ये आता है सर, जो पावर आउटेज होते हैं, अभी तो विंटर सीजन चल रहा है तो भी हो रहे हैं, समर सीजन में और बढ़ जाते हैं, और पावर आउटेज का कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, कोई इनके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है, कोई ट्रबल शूट करने का तरीका
तरीका नहीं है, प्रॉपर मैकेनिज्म ना होने की वजह से इनकी व्यवस्था काफ़ी सर खराब है। और यहाँ पर जो लोग नए लोग यहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं या जो पहले से लोग रह रहे हैं वो इन समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसका सर कोई हमें समाधान नहीं मिल पा रहा है। दो बेसिक चीज़ें सर यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले इंसान सोचता है, पानी और बिजली। तो बिजली का ये समस्या हो गया सर। पानी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो पानी इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा दे रहे हैं, जिसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं बिल्डर का, लेकिन उसका ये अलग से हमें चार्ज करना शुरू कर दिया है। मेंटेनेंस पहले से ही बहुत ज़्यादा है, पानी का अलग से बिल दे रहे हैं। तो ये बिजली पानी एक बेसिक ऐसी समस्याएं हैं जिनमें अभी भी काफ़ी सुधार होने की आवश्यकता है और हमें पूरी उम्मीद है कि बिल्डर अगर ये करेगा तो हम लोगों का जीवन काफ़ी सुखमयी हो जाएगा। यहाँ पर कितने रुपए, यानी कि जब डीजी पे आपके पूरे पावर आ जाती है तो उसके कितने चार्ज किए जाते हैं? सर यहाँ पे तकरीबन इनका 25 रुपए के आसपास इनका है, जो कि वेरी करता रहता है, डिपेंड्स ऑन अदर रिसोर्सेज। तो तकरीबन हम इतना मान के चलते हैं यहाँ पे। और कौन कौन सी समस्या है, मैं जिस तरीके से कौन कौन सी ऐसी समस्या हैं जो दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है? देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या तो हम लोग 9 साल से इस सोसाइटी में रह रहे हैं। इवन अराउंड सराउंडिंग एरिया में 9-10 सेक्टर्स हैं, जिसमें अभी लैक्स ऑफ पीपल्स पिछले 8 से 10 साल में रह रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या नियर बाय जो टोल है, अभी ये टोल सिटी के अंदर है। इसको हर साल लोकल एमएलए, इवन चीफ मिनिस्टर एवरी ईयर ये एश्योर कर रहे हैं कि टोल हट रहा है, लेकिन ये सुबह शाम हर जो एम्प्लॉई है वो अपना टाइम किल करता है। सुबह आधे से पौना घंटा, शाम को आधे से पौने घंटा। यहाँ सोसाइटी से ऑफिस जाना इतना दिक्कत है, इतना हरासमेंट है। ये टोल तो सबसे बहुत बड़ी समस्या है, जो जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए। इसके ऊपर गवर्नमेंट को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। हाँ, इमरजेंसी में एम्बुलेंस स्टक होती हैं, जो टाइम पे पहुंचना हॉस्पिटल वो नहीं पहुंच पाते लोग, और उससे काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। इवन यहाँ पे और भी दूसरी समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रीट लाइट्स में जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है वो सोसाइटी के मेंबर्स के पॉकेट्स के थ्रू वो डिडक्ट हो रही है, जिसको मैं अनऑथराइज बोल सकता हूँ। वो डिडक्ट नहीं होनी चाहिए, वो बिना विदाउट इंफॉर्मेशन दिए ये वाटिका सोसाइटी ये डिडक्शंस कर रही है, वो जो कि गलत है। हाँ, तो बिल्कुल एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो भी इन लोगों से लिए जा रहे हैं। सर, सीनियर सिटीजन है जी, सबसे मूलभूत सुविधा के लिए तमाम जो लोग हैं वो प्रयास करते हैं उनको मिले। बिजली, पानी, एसटीपी सिस्टम किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो पानी है उसकी जो दुर्गंध है वो अभी यहाँ पर भी आ रही है और कहीं ना कहीं लोग जो है बीमार भी उससे पड़ रहे हैं। देखिए, बिजली का समस्या तो है, क्योंकि एरेटिक भी रहती है कभी कभी, और बिलिंग बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसे मेरे साथियों ने बताया कि बाहर की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी हमको के ऊपर ही पड़ रही हैं, उनकी बाहर के इलाके की मेंटेनेंस भी हमारे पे पड़ रही है, तो बिलिंग बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। दूसरा, पानी की समस्या को लेके है। पानी तो साफ़ है, लेकिन बिलिंग अचानक इन्होंने बढ़ा दी है, क्योंकि हमें बिलिंग कर रहे हैं जबकि उनको फ्री देना चाहिए था। और बड़े इशू यहाँ एक तो टोल को लेके है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। कनेक्टिविटी हाईवे से अंदर सोसाइटी तक के रोड जर्जर हैं, बुरी हालत में है, मेंटेन नहीं है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। इंटरनल सोसाइटी के अंदर आप देख रहे हैं इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। पिछले 8-10 साल से ये मेंटेन नहीं हुई हैं, इनकी पेंटिंग की ज़रूरत है, अंदर की रखरखाव की ज़रूरत है। और कुछ एक ओसी का बहुत बड़ा इशू है जो इस सोसाइटी के A1 टावर को लेके है। जब तक ये नहीं होगी तो लोगों को चैन कैसे आएगा? लोग दिन ब दिन उसकी फ़ीस बढ़ती जा रही है और इनके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है। और इतने रिप्रेजेंटेशंस हो चुकी हैं, इतने कंसर्न शो कर चुके हैं, लेकिन सरकार और बिल्डर की तरफ से मुझे लगता है कोई सेंसिटिविटी बनी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर कुछ समाधान निकाला जाए। लोग परेशान हैं इन चीज़ों को लेके। क्या वजह है जो बिल्डर आप लोगों की जो मूलभूत सुविधा है वो आपको प्रॉपर नहीं दे पा रहा? मनमानी है जी। मैं ये कहूँगा कि एक एफिडेविट साइन करा के वो मनमानी करता है कि मैं इतना बिल काटूंगा, और हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन सुनता नहीं है कि भाई ये क्यों काट रहे हैं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन तो दीजिए। अगर हम RTA में जाते हैं, उनसे कोई इंटीमेशन लेते हैं, तो वो भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो एक बिल्डर की मनमानी है। इस डेमोक्रेसी में कोई मनमानी इस तरीके से कर नहीं सकता जिस तरीके से वाटिका कर रहा है। सर, कब आप यहाँ पर शिफ्ट हुए थे? जब आप यहाँ शिफ्ट हुए, बिल्डर से आपने मुलाकात की होगी, क्या क्या एमिनिटीज़ की बात कही गई थी, क्या क्या आप लोगों को सपने दिखाए गए थे? और अब हाल फिलहाल की बात करूँ, कितने परिवार अब इस सोसाइटी के अंदर हैं? मैं करीब 9 साल पहले आया था
और उस वक्त बड़े बड़े वायदे किए, जैसे मेरे साथियों ने पहले बताया है आपसे, और हम सब उसी उम्मीद से आए थे कि आगे चल के यहाँ पे जीवन बड़ा सुखमय रहेगा। लेकिन अभी भी वो समस्याएं वैसी ही बनी हुई हैं, उनका समाधान अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। और एक जो सबसे बड़ी समस्या मैं कहना चाहूँगा, जो लोगों की सुरक्षा को लेके है यहाँ आसपास, जैसे हम आसपास लोकेलिटी में आते हैं, बाहर सड़क पर निकलते हैं सोसाइटी से, तो वहाँ ट्रैफिक रूल्स बहुत ज़्यादा तोड़े जाते हैं। लोग गलत साइड से आ रहे होते हैं, रॉन्ग साइड से आ रहे होते हैं। और यही नहीं कि जो नॉर्मल गाड़ी हैं, प्राइवेट गाड़ी हैं, वो सब जो बड़े बड़े ट्रक हैं, डंपर हैं, ट्रैक्टर हैं, वो सब जो है गलत साइड से आते हैं। यहाँ बगल में स्कूल है जहाँ छोटे बच्चे वॉक करके जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है ये। तो मैं चाहूँगा कि इसका कोई न कोई समस्या, इसका जो समस्या है, इसका समाधान किया जाए। भाई साहब, तमाम लोगों ने अपनी अपनी समस्या बताई सोसाइटी के आसपास। मैं सिर्फ 3 समस्याओं की बात करूं तो वो मेजर समस्या कौन सी है जो सबसे पहले सोसाइटी के लोगों को चाहिए? सर, सबसे इम्पोर्टेंट जो है समाधान जो है वो इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस का है सर। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 8-9 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बिल्डर ने बेचने के बाद मेंटेनेंस के नाम पे कुछ शुरू नहीं किया है। एक बार बिल्डिंग बेच दी गई, दोबारा उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर। उसके बाद जो सबसे अहम मुद्दा है, जो हर एक आदमी का समस्या है सर, बिल्डिंग 8-9 साल पहले हमने खरीद ली, बिल्डर को पूरे पेमेंट दे दी गई। आज तक हम सफ़र कर रहे हैं कि हम अपनी रजिस्ट्री कन्वेंस डीड बिल्डर से करा नहीं पा रहे हैं सर। पूरी पेमेंट हैंडओवर करने के बाद भी आज भी हमारे ऐसे कई लोग बिल्डर के पास जाते हैं, रोज़ धक्के खा रहे हैं, कोई भी क्लियर जवाब नहीं मिलता है कि जी आप हमारी कन्वेंस डीड कब कंप्लीट करेंगे। इससे बहुत बड़ा नुकसान है सर। सरकार का भी बहुत बड़ा मेजर जो रेवेन्यू है वो लॉस होता है, सरकार को पेमेंट नहीं है। और प्लस जो हमारी प्रॉपर्टी है वो आज भी लीगली हमारे नाम पे नहीं है सर, जिसके लिए हम रोज़ परेशान हो रहे हैं। ये एक मेजर इशू है सर, मेंटेनेंस का इशू है। उसके बाद जैसा कि सर ने बताया कि कुछ जो रोड्स हैं इस सोसाइटी की वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है सर। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने के लिए समाधान नहीं है सर। कच्चे रास्ते हैं, गाड़ियाँ हैं, कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं वो रोड पे खड़े हैं, क्योंकि प्रॉपर कोई देख रेख नहीं है, कोई आदमी नहीं है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है चीज़ों को मैनेज करने के लिए सर। हाँ, तो बिल्कुल बिल्डर ने जब इन तमाम लोगों को इनके आशियाने दिए थे, वादे किए थे, लेकिन सर किस तरीके से आप देखते हैं अभी भी हाल फिलहाल की बात करूं, रोड जो है कनेक्टिविटी नहीं है। दूसरी बात करूं, रोड टूटे हुए हैं और जिस तरीके से पीने का पानी ज़रूर मिल रहा है लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज बिल्डर इनसे वसूल रहे हैं। देखिए, नए गुरुग्राम की बात करें तो नए गुरुग्राम में चाहे वो सेक्टर 82 हो या और भी कोई सेक्टर हो, यहाँ समस्याएं हैं। यहाँ 83 सेक्टर की हम लाइफस्टाइल सोसाइटी में हैं, तो मान लिया कि चलो पानी उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन बहुत दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है बिल्डर की। बिल्डर ने ज़मीन अभी ज़मींदारों के, किसानों के पास है, और बिल्डर अपने मैप में उन ज़मीनों में प्लॉट काट चुका है या हाई राइज बिल्डिंग बना चुका है, जबकि रिकॉर्डेड वो ज़मीन आज भी ज़मींदारों के पास है। जगह जगह कहीं किसानों से ज़मीन रेंट पे ली हुई है। अब जो अपनी उम्र भर की कमाई यहाँ आके सोसाइटी में एक फ्लैट लेने के लिए लगा देता है, तो उसको जानकारी नहीं होती कि भाई ये बिल्डर ने ज़मीन रेंट पे ली हुई है या ये बिल्डर ने 24 मीटर का या उससे बड़े रोड जो बनाए हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वाटिका बिल्डर जो विशेष रूप से इसका जो प्रभाव है सेक्टर 82, 83 और 84 में बहुत फर्जीवाड़ा लोगों के साथ किया हुआ है और लगातार कर रहा है। रोज़ ऐसे 1-2 मामले हमारे संज्ञान में आते हैं। किसी को प्लॉट बेच दिया, वहाँ जगह ही नहीं है, कहीं किसानों से ज़मीन ले ली, रेंट पे ले ली, अब उनको रेंट नहीं दे रहा तो ज़मींदार वो रास्ते खोद देते हैं, बंद कर देते हैं। अब जो आदमी 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट होके एक 20 साल का व्यक्ति जब कहीं जॉब शुरू कर देता है और वो कमाना शुरू करता है और उम्र भर की कमाई यहाँ एक फ्लैट या एक घर लेने में लगा देता है, और तब उसको पता चलता है कि आपने जिस जगह पे घर लिया है और वहाँ तो रास्ता ही नहीं है जाने का, या वहाँ प्लॉट ही नहीं है या वहाँ फ्लैट ही नहीं है, तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी। तो कहीं ना कहीं बिल्डर की ये मनमानी कहे, लापरवाही कहे या निकम्मापन कहे, नकारापन कहे, और 100% इसमें बिल्डर बिल्कुल बदमाशी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें देखा जा सकता है कि लगातार जो सरकारी नुमाइंदे हैं, अधिकारियों की बात करूं, उनकी मिली भगत के अलावा यानी कि साथ के बिना तो ये संभव नहीं है। क्या उनकी भी लापरवाही मानते हैं? स्वाभाविक सी बात है। मैं सिकंदरपुर गांव में 2016 से और अभी भी निर्वतमान सरपंच हूँ। 10,000 गज जो पंचायत के रेवेन्यू रास्ते थे, मेरे से जो पूर्व की पंचायत थी उसमें कब्जे करके रास्ते पे फ्लैट बना के उन्होंने बेच दिए,
और पूरी 5 साल वो और 3 साल ये 8 साल की लड़ाई लड़ने के बाद भी हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में फैसला दे दिया, डायरेक्टर ऑफ पंचायत ने हमारे फेवर में फैसला दे दिया। उसके बावजूद अब ये बिल्डर की क्या पावर है, क्या साठगांठ है, हम वो पंचायत के रेवेन्यू रास्ते खाली नहीं करा पाए उनसे। तो कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूँ कि बिना सरकार और प्रशासन की सहमति से बिल्डर इतना बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्डर के साथ साथ अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर भी आरोप लगने कहीं ना कहीं अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्हीं की मिली भगत के बिना इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो फल फूल नहीं सकता। मैम, किस तरीके से आप देखते हैं, आप एक वूमेन और महिला सुरक्षा की मैं बात कर लेता हूँ, किस तरीके से आप देखते हैं सेक्टर 83 की बात को? यहाँ पे अभी भी एक बहुत पेट्रोलिंग पे 2 पेट्रोलिंग कंटिन्यूस है, बट अभी वो बढ़ाई जा सकती है। हम इतनी फ्रीक्वेंट पेट्रोलिंग देख नहीं रहे हैं यहाँ पे अभी भी, क्योंकि इतने ज़्यादा इम्पैक्ट डेवलपर और लोकलाइट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल्स को वो चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है, हिट कर सकती है। दूसरे एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है, जो आई गेस पहले डिस्कस भी हो गया है, कि जो लैंड पैचेस जहाँ पे रोड्स अंडर डेवलप्ड हैं बिटवीन दी सेक्टर्स, वो आपके 100-100 मीटर के, 150-150 मीटर के, 200-200 मीटर के पैचेस हैं, जहाँ पे एवरीबडी स्पेशली फीमेल्स के साथ क्या होता है कि वो लोग 2 व्हीलर्स बहुत ज़्यादा राइड करते हैं, एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं। बहुत लोकलाइट्स हैं ऐसे मेरे जानकार में जो जिन्होंने वो एक्सीडेंट्स फेस करे हैं बिकॉज ऑफ अंडर डेवलप्ड रोड्स। सो एंड जहाँ पे भी प्रॉपर एक्विजिशन नहीं है लैंड की, वहाँ पे कोई भी आके कब्जा कर रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम बे टाइम अगर हम भी वहाँ जाते हैं तो सेफ्टी इश्यूज होते ही होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो फैक्टर इन करनी है, जिस पे काम होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो अभी भी बात हुई एनिमल्स की, स्ट्रीट पे स्पेशली कैटल्स हैं, आपकी गाय भैंस हैं, ये चीज़ें अभी इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि हमेशा गवर्नमेंट और बिल्डर्स इन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि लोगों के रहने के लिए और उनके फेवर में सब कुछ करना चाहते हैं, बट उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। कंप्लेंट आप लोगों की द्वारा की गई है अभी? कंप्लेंट भी की गई है, इसके बारे में बात भी हुई है कि इसके लिए कोई अलग से जगह बनाई जाएगी जहाँ पे ये सब जाएंगे, बट अगर इनको टच कर दिया जाए, हम कितनी बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक में बहुत देर तक, चाहे बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं या हम खुद ऑफिस जा रहे हो, तो हम ट्रैफिक में फंसते हैं बिकॉज ऑफ ये बेसिक चीज़ों के वजह से, जिसपे बहुत इजीली एक्ट अपॉन कर सकता है बिकॉज बिल्डर के पास बहुत ज़मीन है अभी जो एलोकेशन जिसके लिए की जा सकती है, बट उस पर कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है फिलहाल। सो आई गेस पेट्रोलिंग और जो लैंड पार्सल्स हैं और ये जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं जो प्रॉमिस की गई थी जब टाउनशिप बनी थी, उसमें अभी भी बहुत लूप होल्स हैं जो कि जिस पे वर्क अपॉन करना बचा है डेवलपर के एंड पे अभी। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं तमाम जो एमिनिटीज की बात कही गई थी वो अभी भी इन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। और मेरे साथ लोग हैं सर, क्या सर्विसेज यहाँ पहुँच नहीं पाती हैं, तो इस तरीके की दिक्कतें काफ़ी बनी हुई हैं। और जहाँ तक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल की बात है, यहाँ A1 टावर, सीवरेज की समस्या और जैसा जैन साहब ने बताया बंदरों की समस्या और स्टेयर डॉग्स की समस्या, ये लगातार बनी हुई है। और इस पर प्रशासन से ज़रूर हम चाहेंगे कि इस तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये शहर प्रीपेड बसा हुआ है, EDC IDC लोगों ने दी हुई है, तब ये शहर बसा है। और लगातार मेंटेनेंस सभी बिल्डर्स को पे कर रहे हैं, तो बिल्डर को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जिस तरीके की वो मेंटेनेंस ले रहा है उस तरीके की सर्विसेज को देनी चाहिए। तो लगातार ये प्रशासन से गुहार लगाई जाएगी और बिल्डर पर भी इस बारे में बात की जाएगी। अगर वो नहीं मानता है तो फिर आगे की एक्शन यहाँ की RWA लेगी, वो बट ऑफिशियल है। हाँ, तो बिल्कुल आज थे ये मेरे साथ सेक्टर 83 के लाइफस्टाइल होम सोसाइटी के तमाम लोग, जिन्होंने जमकर कहीं ना कहीं वो प्रशासन के अधिकारियों या फिर बिल्डर की बात करूं उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। जो एमिनिटीज देने की बात कही गई थी इन लोगों को वो नहीं मिल रही। दूसरी तरफ रोड की जो कनेक्टिविटी है वो एक बड़ा मुद्दा है इस सोसाइटी में। और दूसरी बड़ी बात करूं तो अब लगातार जो है मंकी बाइट्स, इस तरीके के मामले और डॉग बाइट्स के मामले इस सोसाइटी के आसपास से आ रहे हैं। और जिस तरीके से सीवरेज और STP एक बड़ी समस्या बनी हुई है, नासूर बनी हुई है। और तो वहीं पर 33 KVA जो एक स्टेशन यहाँ पर लगा हुआ है, जिससे कि पूरे सोसाइटी के अंदर से बिजली दी जा रही है। हालांकि यहाँ पर इसके अलावा भी 2 से 3 33 KVA के जो सब स्टेशन है वो लगने थे, लेकिन अभी भी तमाम समस्याओं से ये सोसाइटी घिरी हुई है। अब देखना ये होगा कि इन सोसाइटी के ऊपर वो चाहे बिल्डर हो या फिर प्रशासन कब तक अपनी गौर फरमाता है। कैमरामैन जगदीप के साथ संजय राठौर और आप मेरे साथ देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश वॉइस ऑफ गुरुग्राम।